बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे जो ड्रामाज होते हैं ना, उसमें सबसे फेमस रिश्ता क्या है? सास और बहू। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर सास वाकई में विलन होती है, डाइन होती है, या फिर बेचारी जो बहुएं होती हैं वो हर घर की बहू बेचारी ही होती है? आज का हमारा टॉपिक सिर्फ लड़ाई का नहीं है, बल्कि समझ का भी है। क्योंकि देखें ना, ये एक घर जो है ना, वो जो तबाही का घर तब बनता है जब ये दो औरतें आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये औरतें होती हैं, एक माँ और एक उसकी बीवी। ये दो औरतें एक मर्द की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर इन दोनों का निज़ाम ख़राब हो जाए ना, तो फिर मर्द बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। हर बहू नाज़रीन अपना घर छोड़ कर आती है, और हर सास अपने बेटे को शेयर करना फिर सीखती है जब बहू लेकर आती है। ऐसे ही है। अच्छा, दोनों तरफ इमोशंस होते हैं, बस लहजा और थोड़ा सा समझ और बूझ जो है ना, उसका फ़र्क होता है। आज हम किसी एक साइड को गलत या सही प्रूव नहीं करने वाले, मगर हाँ, मैं उन बातों के ऊपर बात ज़रूर करूँगी जो रिश्ते को बिल्कुल खामोशी के साथ चुपके से साइड बजा के तोड़ देते हैं। आज खुलकर बात करेंगे कि कभी कभी एक घर बचाने के लिए ईगो नहीं, मोहब्बत की जीत होनी चाहिए। क्या बात है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल, माहिर नफ्सियात है। बेसिकली आज मैंने इनसे ये पूछना है कि सास और बहू जो हैं वो आपस में रहे किस तरह से, कोई टेक्निक्स, कोई ऐसी बातें कि एक घर में एक छत के नीचे, या फिर चलो अलग अलग भी रह रहे हैं मगर उनमें रिश्ते में इतनी मजबूती हो कि कोई तीसरा आके दरार न डाल सके और खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, है ना? कैसे? आई एम फाइन, थैंक यू। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे कि सास बहू का जो रिश्ता है भी मुश्किल, नाजुक भी और बड़ा प्यारा भी। जी बिल्कुल, बड़ा प्यारा रिश्ता है, नाजुक भी है, लेकिन ना मुश्किल हमने इसको खुद बनाया हुआ है। एक हमारी बेसिकली एक तरबियत, या कह लें कि एक ये जो देखा देखी की वजह से कि मेरी सास ऐसी थी, उससे पहले वाली सास ऐसी थी, तो शायद मैंने भी ऐसा रहना है। हालांकि आप देखें कि ये जो रिश्ता है ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा कि माँ बेटी का रिश्ता है। सिर्फ करना है इतना सा काम है कि बहू ने सास को माँ समझ लेना है और सास ने बहू को बेटी समझ लेना है। इतनी सी सारी बात है। लेकिन मसला वहाँ पे होता है फ़िज़ा, जब हम ऐसा नहीं समझते, जब हमने ये समझ लिया कि ये रिश्ता टसल है, बहू जो आ गई है तो ये तो मेरी दुश्मन आ गई है। बहुत सारी सासें हैं जो कि ऐसा समझती हैं कि अब ये आ गई है, ये मेरे बेटे पे हुक्मरानी कर रही है, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। भाई आपका बेटा कहाँ पे छीना? जो माँ के हकूक़ है, माँ तो आप ही रही ना। अब बेटे की शादी होगी तो ऐसा तो नहीं ना हुआ कि जी जो बीवी है उसकी माँ बन गई, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो सासों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि मेरा बेटा मुझसे छिन गया, मेरी सल्तनत जो है वो छिन गई। हालांकि अगर वो ये देखें कि नहीं, उनका बेटा उनसे छिना नहीं है, उनकी सल्तनत जो है वो डिवाइड नहीं हुई, बल्कि उनको एक बेटी मिल गई है। अगर वो ऐसा सोचें कि बेटा तो था ही था, मेरे पास एक बेटी भी आ गई है, तो अब देखें ये कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब ये जो सासें सोचती हैं कि जी मुझसे मेरी सल्तनत छिन गई है, मेरी जो ताकत है वो कम हो गई है, तो फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे ना पार स्ट्रगल शुरू हो जाता है। मगर मैं आपकी एक बात से इख्तलाफ नहीं करती यहाँ पर। जब सास और बहू जो है ना वो माँ और बेटी बन जाते हैं, इस रिश्ते में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है तब ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक माँ जो है ना वो अपनी बेटी को डांट भी देगी। मैं फ़राल को लगा भी देती हूँ, मैं गुस्सा भी कर देती हूँ, मैं बात भी सुना देती हूँ, ताना भी मार देती हूँ, मगर अब अगर देखें ना, उसको ये पता है फ़राल को कि ये मेरी सगी माँ है, मैं इसकी कोख से पैदा हुई। और यही अगर सास अपनी बेटी समझ कर अपनी बहू को बातें सुना देगी ना, तो बहू से बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि वो रियल बेटी नहीं है। जी, जी, जी। और फिर कभी ये भी होता है कि देखे ना, नॉर्मली जो माँ बेटी का रिश्ता होता है उसमें बेटी भी आगे से जवाब दे देती है कि मेरी माँ है, ठीक है, बदतमीजी कर लेती है, कभी चीख भी लेती है, हो जाता है रिश्ते में एक छत के नीचे। मगर जब अगर बहू ने अगर जवाब दे दिया ना, तो फिर बेटे को सीधा बोलना है उसने, तलाक दे ऐसे औरत को, निकाल दे इसको घर से, भेज अपने। एग्जैक्टली वो इसी वजह से है ना, क्योंकि माँ बेटी समझते नहीं है ना। अगर बेटी समझे तो बेटी तो बहुत सारी बातें तो सास बहू आपस में अगर सास बहू ही बन के रहें, जो एक रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, बनाया कौन सा रिश्ता है? सास बहू को माँ बेटी तो नहीं बनाया, सास बहू ही बनाया। अगर हम सास बहू ही की तरह रह ले तो उसमें क्या मसला? सवाल ये। हाँ, नहीं मैं बात ये, वो रहना तो सास बहू ही है ना, वो चेंज तो नहीं होना। Yes. लेकिन ये है कि इसमें अगर इस चीज को समझें कि वो टसल
का रिश्ता नहीं है या झगड़े का रिश्ता नहीं है कि ये मेरी मुखालफ है, ये आ गई है मेरे बेटे पे कब्जा करने के लिए। समझना ये है कि ये मेरी बेटी है। ऑब्वियसली किसी को बेटी या मां समझने से मां बेटी बन तो नहीं जाते, लेकिन ये समझना है कि सास बहू में जो ज्यादा एलिमेंट है वो मां और बेटी का होना चाहिए। क्या बात है जी, बेटी ने अगर आपको थोड़ा सा सख्त बोल दिया, बेटियां माओं से लड़ती है ना, अगर बहू ने भी आपको थोड़ा सा ऊंच नीच का कुछ बोल दिया तो इसमें जी अना का मसला बनाने वाली क्या बात है? क्यों ये हमने कहना कि आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें सीधा करती हूं, उसने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, ये तो नहीं कहना चाहिए। अब देखिए कि यहां पे ये मसला है कि जब हमने ये समझ लिया कि सास बहू होने का मतलब कोई टसल वाला रिश्ता है, मसले बिगड़ गए। लेकिन जब ये समझ लिया कि नहीं ये मेरी बेटी है, जाहिर बात है अभी इसकी जवान उम्र है, यंग है, इमेच्योर है, मेरे जितनी मेच्योर तो नहीं हो सकती, तो मेरी बेटी भी मुझे दिन में फर्ज करें 2 बातें सुना देती है, हालांकि सुनानी तो उसको नहीं चाहिए। हर बात पर एडजस्ट करने के लिए बहू को ही क्यों फोर्स किया जाता है कि तूने एडजस्ट करना है, तुमने एडजस्ट होना है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बहू जो है वो हमने कोई लेके आए हैं। देखिए ना, ये ऑनेस्टली अब फिर सीधी सीधी बात मैं करना चाहता हूं कि हमने तो बहू इसलिए लाते हैं कि घर का काम करेगी आके, कोई मजाइके वाली बात नहीं है। हम तो बहू इसलिए लाते हैं कि जी आके जी मेरा हुक्म बजा लाएगी। हम उस बहू को जो लेके आ रहे हैं आज के माशरे में, वो कोई बेटी बना के तो नहीं लेके आ रहे, हम तो एक काम वाली लेके आ रहे हैं। ज्यादातर मामलात में ऐसा होता है, काम बहू अगर थोड़ा बहुत कर रही है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको यही समझ लेना कि ये आई है अब हमारे घर में, एक ये समझिएगा बात को कि हमारे घर में एक बाहर का फर्द शामिल हो गया है जो हमारा खूनी रिश्ता नहीं है। अब जितनी भी हमारी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी हमारे मामलात है, हमने इसके ऊपर ही जो है वो सारे प्रोजेक्ट करने हैं। इसको जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, कुछ सासें ऐसे भी करती हैं, या मैं क्या आपको बताऊं, बेटों को ये कह रही होती हैं, ये वर्ड गौर से सुनिएगा, बहुत सारी बहुएं बताती हैं, बेटों को नसीहत कर रही होती हैं कि बीवी के साथ कैसे रहना है, इसको तुन के रखो। ये आप समझें, आप देखें कि क्या माइंड सेट है। कोई खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये क्या अपने बेटे को नसीहत कर रही हैं? मगर देखिए सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है ना, वो होती है कंट्रोल के ऊपर, के माँ का कंट्रोल रहेगा जो बेटा है उसके ऊपर, या फिर जो बहू है उसका कंट्रोल रहेगा अपने हस्बैंड के ऊपर। ये कंट्रोल के ऊपर भी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि भाई ये कंट्रोल, ये उंगलियों के इशारों पे नचाना, ये क्या है? एक बंदे की शादी हुई है और एक माँ है उसकी ऑलरेडी, ठीक है, तो माँ बाद में शादी करके, मतलब बेटे की शादी कराई है, माँ इनसिक्योर हो गई है। ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है माँ के अंदर सबसे पहले, इसके बारे में बताइए। लेकिन जहां तक ये इनसिक्योरिटी की बात है ना, वो कुछ ये समझते हैं कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, कोई ऐसी चीज है जो पहले मेरी मुट्ठी में थी अब ऐसे करके निकल गई। लेकिन मसला ये है कि वो जो इनसिक्योरिटी आती है, कुछ सासें साये को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। उनका ये मकसद और मतलब ये होता है कि जो मेरा बेटा है वो जैसे बिल्कुल मेरी ताबियादारी करे। अगर वो अपनी बीवी के साथ हंस के बात कर रहा है तो उसमें वो, उनको पता क्या होता है, हाँ, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात, देखो कितनी हंसी की आवाजें आ रही हैं, ये निकल गया मेरे हाथ से। वो भाई उसकी नई नई शादी हुई है, ये शादी हुई है, वो अपनी बीवी के साथ इंजॉय करेगा ना। अब दूसरी बात ये है कि एज डिफरेंस भी है। अब बात यह है कि अगर उसने कहीं कुछ उनका प्लान है साथ मियाँ बीवी का, सोने का, जागने का, उठने का, खाने पीने का, अब वो मदर ये समझती हैं कि हर बात मुझसे पूछ के होनी चाहिए। यानी कि आसान जुबान में मैं करूं कि जी बहू को हर वक्त जो है वो मेरी टांग के नीचे से गुजरना चाहिए, बहू को बिल्कुल मुझे खुश करना चाहिए। और बात सासें तो ऐसी होती हैं, बहू अपना लिटरली दिल निकाल के भी रख दे ना, काट के ऐसे करके दिल निकाल के भी रख दे, तो वो पता क्या कहेंगी, नहीं नहीं ये सही तरह से नहीं कटा, ये अभी नहीं ठीक नहीं निकला, ये उन्होंने खुश होना ही नहीं है। जो बताए एक आइडियल सास जो है, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। और बहू की भी, आइडियल बहू की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छी सास में होनी चाहिए, वो ज़रूर बताइए। जी, सबसे पहले देखें, जो अच्छी सास है वो मुदाखलत कम करे। हर चीज़ में मुदाखलत करना, मियाँ बीवी के अफेयर में, अपने बेटे और बहू के अफेयर में मुदाखलत करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनको अच्छी सास वो है जो सांस लेने दे अपनी बहू को और अपने बेटे को, अपनी ज़िंदगी जो है उनको अपने मुताबिक इंजॉय करने दे। दूसरी बात ये, अच्छी सास जो है
वो मैच्योर होनी चाहिए। वो देखे कि ये एक छोटी बच्ची है, उसके सामने तो छोटी बच्ची है ना, ये एक छोटी बच्ची मेरे घर में आई है, अपने घर को छोड़ के आई है, अगर इसने थोड़ा बहुत कुछ ऐसे उसके मामलात ऊंच नीच हो गए तो मुझे मैच्योरली बिहेव करना है। ज्यादा जिम्मेदारी सास पे आती है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, वो मैच्योर हैं, वो दरगुजर करें। उसके बाद ये है कि वो छोटी छोटी बातों को, अच्छी सास की क्वालिटी है कि नजरअंदाज कर देना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने भी तो मुझसे कभी कभी बात कर लेता है। मेरी बात सुने, एक बात आप भी नजरअंदाज मत करें ना, कि एक जो सास है, जो माँ है, जिसने सारी जिंदगी अपना घर संभाला, अपने घर को टाइम दिया, अपने बेटे को पाला, अच्छी परवरिश दी, अच्छा इंसान बनाया, अपने घर वालों को देखा, ठीक है, घर गृहस्थी देखी, ठीक है, ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव हैं हालात के वो सब देखे। एकदम से एक बहू आए और आकर अपना रोब जताए और बेटे को अपने उसके साइड पे ले जाए, ठीक है। माँ इग्नोर फील करती है कब? जब उसके बेटे को हैंड किया जाए, जब उसके बेटे को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करने की कोई औरत कोशिश करे। और आपको पता है आज की जनरेशन जो है ना, रिस्पेक्ट करना भूल गई है। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप इसमें दो राय नहीं, आप इसमें आप जाके रिसर्च निकाल लें कि जो आजकल के बच्चे हैं वो माँ की नहीं सुनते, ठीक है। मैं ओवरसीज़ की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो फिर तो बच्चा तो यूँ निकलेगा हाथ से, और औरत चीज़ ही ऐसी है। जाहिर सी बात है, एक खूबसूरत लड़की, एक हसीन औरत ऐसी सामने खड़ी हो जाए, दो लोग बहस कर रहे हो, एक औरत ने किसी मर्द को ऐसे ही देख लेना तो वो उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाएगा, ना कि घर में उसकी अपनी शहजादी, अपनी बीवी प्रिंसेस आई हुई हो और प्रिंसेस आके कोई शिकायत कर दे, कोई बात कर दे कि ये नहीं यूँ होगा, तो वो फिर माँ किधर खड़ी है, बताइए। देखिए बात यह है कि जहां तक बात है ना कि किसी का किसी के हाथ में होना या कंट्रोल में होना, इस बात को समझें कि जब कोई बीवी आएगी, एक बेटे की आपने शादी की है, तो जाहिर बात है मामलात उस तरह से तो नहीं ना रहेंगे, चेंज तो होगा ना। पहले वो सिंगल था, अब उसकी शादी होगी, जाहिर बात है उसने अपनी बीवी की भी तो कुछ जिम्मेदारियां निभानी है ना, उसकी भी तो बात माननी है ना, उसके भी तो नाजो नखरे उठाने हैं ना, बीवी के मूड भी तो उसने देखने हैं ना। बीवी जब रूठ जाए तो बीवी को भी तो उसने मनाना है ना। तो ये बात आप समझे कि उस पे, मगर एक बात सुने ना, मैं आपके घर के अंदर घुस के आपके सारे रूल्स एकदम से तितर बितर कर दूं। एक जो रूल्स चल रहे होंगे आपके, एक जिंदगी के कोई कहानियां होंगी, आपकी कोई चीजें होंगी, उसको तितर बितर, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका पिछला जो स्टाफ है वो आपके हिसाब से आपकी चीज़ें रखता है, आपके जूते मोज़े कपड़े, खाना पीना, टाइमिंग, किस डलिया में रोटियां आनी है, किस तरीके से खाने टेबल पे लगने, लेआउट क्या होनी है, क्या बनना है, आप नाश्ता क्या। एक लड़की आई है आके, ये नहीं होगा, हमारे घर तो ये नहीं होता था, आपके घर क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 12 बजे सो के उठ रही है, टाइम का कोई पता नहीं है, सास ससुर के सामने बैठी है, बस फ़ोन पे ही लगी हुई है। ये सब चल रहा है, यही हो रहा है। और यह बदतमीजी है, जब सास या ससुर सामने बैठे हो आप उनको कंपनी दें, आप उनसे बात कर लें, बुजुर्ग लोग हैं। नहीं, जिनका बेटा है वो आके बात करेगा, हमारा क्या है, कमरे में घुसी रहेंगी, बच्चों के बहाने घुसी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बच्चों का कोई इतना काम नहीं, अपने आपस में खेल रहे हैं, मगर फिर भी वो, हम तो बच्चों को देख रहे थे, मैं तो बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ सारा दिन। देखें मेरी बात सुने, कोई बात नहीं, सास समझ के ही टाइम दे दें। अगर आप सामने बैठे हैं फ़ोन पे ही लगे हुए, ठीक है, या फिर कॉल पे लगे हुए, एक रिस्पेक्ट लेवल होता है। तो आजकल की बहुएं अगर ये सब नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो फिर बुरी बात है ना। आपके घर में कोई भी घुस के, कोई आउटसाइडर आपके घर को तितर बितर कर दे, आपके रूल्स खराब कर दे, आप बोलेंगे ना, उसी तरह सास भी बोलती है। अब सुने इस बात को, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो जो आपके घर में घुसी है ना, जो आउटसाइडर घुस के उसने आपके घर के रूल तितर बितर कर दिए हैं, ठीक है, वो जो है वो कोई आपके कोई घर में कोई बाहर से नहीं घुसी हुई, वो उसका घर है। अब मसला ये है कि आप ये कहेंगे, आप जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं कि नहीं जी रूल जो है वो हमने बनाए थे, और भाई अब वो आ गई है, उसका घर है, अब थोड़ा सा आपने अपने घर को चेंज करना है और मुफाहमत से चेंज करना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर वाला आपके घर में आके घुस गया है। यही कहती है बहुएं कि ये हमारा घर है। सुनो, बहुत देख लिया आपने अपनी माँ को, बहुत देख लिया सबको, घर वालों को, अब ये हमारा घर है, इनको निकाले, बड़े के घर भेजे ना, वो क्यों नहीं संभालता? वो छोटा वेला घूम रहा है, उसके घर भेज दे, हमने ठेका लिया हुआ है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए बहुओं को। लेकिन इसमें पता बात क्या होती है, देखें, जब दो फ्री कहना ना सास बहू, तो दोनों को अपना अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले करना है। आप एक बात बताएं, एक सास है वो बड़ी उम्र की है, अब सुनिएगा, बहू जो है वो यंग है। अब बात यह है कि हम ये शिकवा तो कर देते हैं कि जी बहू जो है वो सास ससुर के सामने बैठ के अपना फोन यूज करती है। अब आप बात देखें, सास ससुर उस बहू बेचारी से बातें क्या करते हैं,
आप हैं कोई लेट्स से कुछ 70-80 साल के, मैं मिसाल देता हूं, आपकी जो बातें हैं वो होनी है कि मुझे ब्लड शुगर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई है वगैरह वगैरह, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब जो बहू है उसका माइंडसेट, उसका मिजाज, उसकी उम्र कुछ और है। आप हर वक्त बहू को अगर करेक्ट करते रहेंगे, आप सिर्फ ऐसी बातें बताते रहेंगे जो आपके अपने मुताबिक हैं, तो ये बहू का कसूर नहीं होता, इसमें इंसान एक हद के बाद उकता मेरी जाता बात है। सुने, जाने दे, अब मेरी भी एक बात नहीं, अब आपने मेरी भी सुननी जी, है। सुनाएं। ये वो बहू है जो घर में आके सास ससुर की जो है तबीयत है उसके बारे में नहीं सुन सकती, उनको टाइम पे दवा नहीं दे सकती, उनकी बीमारियां सुनना उसको बोर लगता है, उसका टाइम वेस्ट उसको लगता है। यही बहू अपने घर पे भी, जहाँ से घर छोड़ के आई है ना अपने मैके से, वहाँ पे भी अगर उसकी कोई भाभी आई है ना तो माँ को फ़ोन करके सारा दिन आग लगाएगी। अच्छा सोई भी है, अच्छा आपको खाना नहीं दिया, अच्छा अब्बू मस्जिद गए तो अब्बू को पूछा भी नहीं, ये क्या बात हुई, अच्छा सो गई कमरा बंद करके, कल चली गई थी भाई के साथ, भाई को आपने ढील दी है, भाई को अपने हाथ में करे, बोल दे बात सुन। तो भाई तुम घर छोड़ के आ गई हो, उधर की भी बहू की तुमने जीना जो है ना जान खराब करके रखी हुई है, उसका भी घर खराब कर रही हो और खुद अपना घर भी खुद खराब कर रही हो। इस वाली का जो फोन करके खराब कर रही है, इस वाली का इसकी ननद तो ने ये किया कर तो हुआ है। एक बहू ही रही है ना, खुद बहू हो के अपना घर, और जो घर में इसके अपने बहू आई है वो भी घर खराब करिए। ये नेचर है, ये करती हैं औरतें। देखिए औरतें, आप इस बात पे मान लें, मैं मान रहा हूं ना, देखिए औरतें करती हैं ऐसे। देखिए सास किसी बहू के घर में घुसती नहीं है, उसके घर में रहने नहीं जा रही, उसके घर में अपनी गृहस्थी नहीं शुरू कर रही। एक सास जिसका अपना एम्पायर है, उसका घर है, जिसको उसने सेटअप किया है, सजाया है, बनाया है, सब कुछ किया है, और एकदम से एक बहू आए और बोले बस ये हमारा घर है, और छोटी सी इंटरफेरेंस उसको ऐसा लगता है कि मतलब आप सपोज आप को कोई एडवाइस दे दे, किसी बहू को आप अगर एडवाइस दे दें तो बुरा लग जाता है कि नहीं ये सास ने इंटरफेरेंस क्यों की है, ये इंटरफेरेंस है। देखिए मैं बताता हूं, ये ना ताल्लुकात की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों के आपस में ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, कोई पार स्ट्रगल है ही नहीं, तो फिर आप एक छोड़ के आप 10 एडवाइजेज दे, बहू आपकी एडवाइस मानेगी। लेकिन मसला ये है कि जब आप ये बात करते हैं ना कि नहीं ऐसे करो, डिक्टेशन सारी छोटी छोटी चीजों पे, जी 12 बजे सो के उठी है, मिसाल देता हूं, एक औरत है उसने जी अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, उसके बाद जो भी काम है उसका हस्बैंड काम पे चला गया, तो भाई अगर 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 वो सो गई है, अगर वो सो गई है तो भाई आपको उसमें क्या गैर जरूरी तौर पे आप इंटरफेयर कर रही है। भेजने के बाद नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि स्कूल भेजने के बाद सो गई है, मैंने ये कहा है आपने तो बच्चे भी पैदा कर दिए उस बहू के, आपने तो बच्चों को स्कूल भी भेज दिया। मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अभी नई शादी हुई है सपोज, और वो जो है 12 बजे सो के उठती है, सारी रात वो इंटरनेट पे लगी रहती है, ठीक है ना, उसको घर की परवाह है ना उसको अपने मियाँ की परवाह है, जो माँ देख रही है कि बेटा भी भूखा जा रहा है बिना नाश्ते के, तो भाई क्या है, अगर मियाँ बाहर जाके काम करके मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो घर से औरत क्यों नहीं उसको अच्छा टिफिन दे सकती, घर से अच्छा खाना क्यों नहीं पका सकती, उसके घर वालों को खुश क्यों नहीं रख सकती। छोटी सी मेरी बात है, ब्रेक के बाद बताइए आप मुझे। सास बहू के बारे में हम आज बात कर रहे हैं और आप फैसला कीजिएगा कि आज जो हम बहस कर रहे हैं उसमें कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है ना उसमें हमेशा से यही देखा जाता है कि जो सास है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, क्यों? देखिए जहां तक बात है ना जी, सास कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं करेगी, एक बात याद रखें आप कि अच्छी सास या अच्छी बहू नहीं होती, अच्छे इंसान होते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छी सासें भी बनती हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं वो अच्छी बहुएं भी बनती हैं। सैक्रिफाइस सास क्यों करना है? मैं कल एक एनजीओ में गई थी, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, मैं कल एक एनजीओ में गई थी, वहाँ पर जितनी जो बूढ़ी खवातीन थी, औरतें थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सासें थी। उनकी बहुओं ने उनको घर से निकाल दिया, 4-4 बेटे, 4 बहुएं, चारों की चारों रहने नहीं दे रही कि नहीं भाई हमने नहीं रखना, वो बड़े की तरफ चले जाए, वो छोटे। सास ही सेक्रीफाइस क्यों करती है? ठीक है, उसको बोलती थी कि तू खाना पका, तू ये चीज़ें देख, इतनी बूढ़ी ना, उनके बेचारे मुंह में दांत थे, ना चला जा रहा है ना फिरा जा रहा है, घर के सारे काम भी करती थी। तो अब मेरी बात सुने ना, हर जो जॉइंट फैमिली है मोस्टली वहाँ पे देखा जाता है कि सास ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस भी सास ने करना है, बहुएं क्यों नहीं करती? और अगर एक से ज़्यादा 2 बहुएं तो वो आपस में अपनी ग्रुपिंग बना लेती हैं। बिल्कुल ठीक बहू दो या 3 या 4 हो सकती हैं, सास 3-4 तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक छत के नीचे 4 बहुएं जाके, जो बहुएं ऐसा करती हैं वो गलत करती हैं, लेकिन इसमें हम सारी बहुओं को गलत नहीं ना कह सकते। अच्छा, कुछ सासें ऐसी भी हैं, आते ही सबसे पहले क्या करती हैं, वो जेवर दे दो, तुम मेरा जेवर दे दो, जैसे जेवर उनका होता है। अब आप देखें कि ये
कितना बड़ा बहू के ऊपर जुल्म है कि जो आपने जेवर दिया, जो उसके माँ बाप ने चाव से उसको जेवर दिया, आते ही सबसे पहले क्या किया, तो जेवर दे दो मुझे जेवर। अब आप देखिए छोटी सी बात बहू ने कर दी कि अम्मी कह के सास को, अम्मी मैं अपना जेवर अपने पास रख लूं। ओ हो, इस बात पे इतना कोई तूफान मच जाता है कि जैसे मैं, देखे सुने, बात यह है कि मैंने स्टार्ट में कहा कि बहू को, सास को मां की तरह इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ऐसी सास जो कि आते ही अपनी बहू का जेवर ले लेती है, बड़ी मासूम बन के, मजलूम बन के, कि मैं मैच्योर हूं, मैं संभाल लेती हूं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसी सारी सासों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बहुओं का जेवर उनको वापस दें। आप इस उम्र में अपना कोई दवाइयों वाला छॉपर संभाले, आप जेवर ना संभाले। आप कोई अपने दौर की बात कर रहे हैं, अभी जेनजी का दौर चल रहा है। इस जेनजी में तो आप किसी बच्चे से, बच्ची से कोई पेंसिल भी मांगेंगे ना, तीला भी मांगेंगे तो वो नहीं देगी। नहीं, आजकल मांग के देख ले, आप कुल्फी मांगे आपको तीला पकड़ाएंगी। आज के दौर की लड़कियां नहीं देती हैं। किधर बैठे आप किसी जनरेशन की बात करें, अभी मैंने तो नहीं देखा आज के दौर में कोई बहू इतनी, अभी घर टूट रहे, जेनजी की बात सुन ले। आज के दौर में किसी बहू से उसकी सैलरी मांग के देखें, वो कहेगी कि मेरी कमाई खा रही है ये, मैं पैसा नहीं दे सकती, मुझसे पैसा क्यों मांगा। आज के दौर में सासें एक्सपेक्ट ये करती हैं कि बहू बाहर से कमाए भी, सैलरी भी हाथ में दे और उसके बाद घर का काम भी करे। अगर दो बहुएं हैं, घरों में ज्यादा इज्जत की जाती है जो सैलरी लाके ऐसे करके हाथ में पकड़ाती है। घरों के इशू बता रहे हैं आप, जो मेन इश्यूज है ना वो यही है कि सास को कॉम्प्रोमाइज करना है, सास ने सैक्रिफाइस करना है। ये बात है। अगर अच्छा अब एक बात है, चले मैं आपको एक और बात करती हूँ। अगर मियाँ कमा रहा है, ठीक है, और मियाँ की सैलरी कम है और बहू भी पढ़ी लिखी है और वो भी कमा रही है, उसकी भी सैलरी इस हिसाब की है कि दोनों मिलके जो है ना घर चला सकते हैं, बच्चे पल सकते हैं, और जो सास ससुर हैं उनके भी दवाई वगैरह के अखराजात उठाए जा सकते हैं और ज़ईफ़ है, तो इसमें क्या बुराई है? अगर एक मर्द कमा सकता है और अगर एक औरत भी इस्टेब्लिश है, बाहर जाके पैसा कमा रही है, तो उसका पैसा सिर्फ उसका क्यों हो जाता है? वो भी अपने घर पर लगा सकती है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर से वो अपने ऊपर लगा रही है अपनी शॉपिंग, अपने कपड़े, और सास जो है खास खास के मर रही है, बेचारी बीमार है, अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, और बेटे की सैलरी इतनी नहीं है, तो भाई अगर जिस बेटे ने अपनी बीवी को बाहर निकलने की इजाज़त दी है, दुनिया के सामने जाओ, मर्दों में उठो बैठो काम करो, पैसा कमाओ, अगर वही पैसा थोड़ा बहुत अगर उसने अपने घर की इन्वेस्टमेंट में, चीज़ों में, अखराजात में, किसी के इलाज में लगा लिया, तो कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है, वो नेकी समझ के भी लगा सकती है ना। आप बहुओं को क्या सिखा रहे हैं? आप बहुओं को सिखा रहे हैं कि नहीं? आप बात मेरी सुन ले, फिर आप आज की बहुओं को सिखा रहे हैं, वो उसको अपनी खुशी से लगाने दे, उसको ऑन करें कि हाँ मेरी बहू भी मेरे बेटे के साथ शाना बिशाना खड़ा होके कंट्रीब्यूट कर रही है। प्यारी बेटी, बहू मेरी प्यारी बेटी, जो तुम कंट्रीब्यूट कर रही हो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूं। ये नहीं चल घर में पैसे लगा, तू अनोखी आई है, पढ़ी लिखी, तू अनोखी कमा रही है, तो ऐसे सासें करती हैं। आप फिजा आप जर्नलाइज कर, सुनने आप मैं आपको एक डॉक्टर साहब, ये बहुत चंद गिनतियों के इश्यूज आप बता रहे हैं। बताता हूं, आप ना अभी आपको सासों का पता नहीं है, क्योंकि आपकी सास है अच्छी, इसलिए आपको लगता है कि सारी दुनिया की सास अच्छी है। तो जो मेरी सास है ना, मैं आपको सब ये बता दूं कि जो एजाज है वो कुछ भी नहीं है। मेरी सास उनसे ज्यादा ताकतवर है, अच्छा खाए पी, ताकत वाली, प्यार मोहब्बत वाली, मगर गुस्से वाली, उसूलों वाली। गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करती मेरी, गलत वो मेरी सुनती नहीं है। मुझे स्नब करना है तो स्नब भी कर देती हैं, जहाँ मैं सही हूँ प्यार करेंगी, लाड देंगी, शॉपिंग भी कराएंगी, मुझे चीज़ें गिफ्ट भी करेंगी, मगर जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ फ़ौरन कहेंगी लड़की ऐसा माहौल है, हमारा ये घर है, ये चीज़ें ये ऐसे चलनी है, वो मुझे साफ कह देती हैं। और ये अच्छी बात है। खुश हैं आप? हाँ, और मैं इसीलिए सुनती हूँ, नहीं मैं इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मुझे अपना मुझे घर का, उनके घर का माहौल के हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है। ये नहीं कहना कि आप छोड़े, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा होगा, ऐसे थोड़ी होता। आपकी सास ऐसे करती है तो खुश है ना, दिख तो खुश रही है, वेरी गुड। अब मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं खुश वो क्यों? सास नहीं है, वो आपकी सास है। मैं खुश क्यों? मुझे एजाज ने समझाया है, मुझे एजाज ने समझाया। मेरी अम्मी के असूल चलते हैं, मेरी अम्मी का एक दबदबा है, मेरी अम्मी के असूलों के खिलाफ कोई बच्चे जो है ना नहीं जाते, और अम्मी ने उनके असूल बड़े अच्छे बनाए हुए। तो क्या हो गया अगर मैं जाके उनके असूलों के हिसाब से जी लूं, उसमें कौन सी बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं। फिर मैं थोड़ी बहुत फरमाइश करूं ना तो वो मानेंगी। आप खुश इसलिए मगर मैं जाके उनके असूलों को खराब कर दूं, कोई नहीं मानेगा। आप खुश इसलिए हैं कि आपको सास नहीं मिली, आपको माँ मिली है, जो आप उनका सुन लेना। मुझे माँ नहीं चाहिए,
मुझे सास ही उनका रवैया चाहिए, यही तो भाई समझा रही हूं मैं साहब आपको। की सास का रवैया ही माँ अरे वाला है। खुदा सुने, के सुने, लिए सुने। बात समझे आप मेरी, सास को सास रहने दे, देखें वो सास का खुद एक खूबसूरत रुतबा ममता है, का एक एलिमेंट होता है। माँ आपकी अपनी माँ होती है। अच्छा, सुने, चलें, वो सास को आप सास रहने दे, एक बड़ा फिजा खूबसूरत सा रिश्ता रिश्ता नहीं है। बदलता, आप सास 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 होती, नहीं नहीं नहीं, सास सास होती सास ही है, होती माँ माँ होती है, लेकिन ये है कि आप सास में गलत कर एक रहे हैं। ममता होती है जो आप अपनी सास की असल बातें में बता रही है ना। एक आप मिनट, एक expectations- बाअसूल डॉक्टर औरत साहब। है, एक वो बाअसूल औरत है, वो बड़ी अच्छी सास है और उनमें एक माँ का एलिमेंट है। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की भी तरबियत ऐसी की है कि उन्होंने आपको बताया, जैसे मैंने कहा कि हमारे भाई तो बड़े जेंटलमैन है, हालांकि मैं मिला नहीं उनको। देखिए, सासों का किंगडम होता है, उन्होंने एम्पायर बनाई होती है। सबसे बड़ी बात, जो औलाद उन्होंने जनी है वो आपको गिफ्ट कर दी है भाई आपकी जिंदगी में, वो आपको लुक आफ्टर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपके चोचले उठा रहा है। और अगर आप उसी की माँ को टॉर्चर करें, आप उसी की माँ की शिकायत करें, आप उसी की माँ से इरिटेट हो रही हो, तो वो जो शौहर है ना, वो भी मुझे प्यार नहीं करेगा। ये दिमाग में रखनी है बात बिल्कुल, बहुओं ने। नहीं, बिल्कुल फिर वो ठीक है, आपसे प्यार नहीं totally। करेगा, वो आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में ये बात होगी कि ये तो मेरी माँ की इज्जत ही नहीं करती, ये तो मेरी माँ को पसंद ही नहीं करती। तो भाई छोटी छोटी ख्वाहिशें अगर सास की पूरी कर दी जाएं, अगर बहुएं छोटी सी लाडियां, जैसे आपकी लाडी उठा रहा है आपका मियाँ, उसी तरह अगर आप किसी सास की लाडी उठा लेंगे तो क्या चले जाता है। मगर रिश्ते को रिश्ता रहने दें। सास, मैं ये कह रही हूँ, आप एक्सपेक्टेशंस जो है ना माँ वाला मत रखें। माँ का रुतबा कुछ और है, सास का रुतबा कुछ और है। दोनों के ग्राफ हैं अपनी अपनी जगह, मगर रिश्ते अलग अलग हैं। देखिए, ना, रिश्ते मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। माँ भी, बाप भी, सास भी, ससुर भी, हस्बैंड वाइफ, ये अलग अलग रिश्ते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक जिस रिश्ता सास में, आपको अपने शोहर के तवज्जुद जिस से मिल रहा सास है, में, और एक रिश्ता आपको अल्लाह ताला जिस ने दिया है कि सास- आप उसकी कोख से जिस पैदा हुए, वो सास माँ में, है। ठीक है, जिस सास में एक हद तक ममता नहीं है, जो मदरहुड नहीं है, वो कोई अच्छी सास नहीं होती। मेरा पॉइंट ये है। ममता क्या होती है? ख्याल करना, माफ करना, दरगुजर करना। बच्ची है, अगर इमेच्योर कर भी ली हरकतें तो मैं मेच्योर हूं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान में कोई झगड़ा हो गया तो बाद का बहू को भी समझाना और अपने शौहर को भी समझाना। वो बात सासें तो ऐसी हैं, सुने ना, अब ये सुनिएगा, ये यहाँ पे माशरे में हो रहा है। बात सासें फिजा ऐसी हैं कि मियाँ बीवी सुबह झगड़ा हुआ, नॉर्मल झगड़ा होता है, वो जी मियाँ झगड़ा करके अपने ऑफिस चला गया, काम पे चला गया, बीवी घर के कामों में लगी, शाम को आगे वो भूल गए, फिर भी इकट्ठे। बात सासें ऐसी है, ऐसी मजलूमियत का चोगा ओढ़ के कैंची चलाती है ना। जैसे ही हस्बैंड घर आया जो कि भूला हुआ है, इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो बेटा, तुम्हें मेरी कसम अब ना लड़ना बेटा, ना लड़ना। वो जो सुबह का गया हुआ है वो लड़ लुड़ के भूल भी गया, उसने हंसी खुशी रहने लग गए। बेटा तुम्हें मेरी कसम ना लड़ना। वो बेटा फिर बीवी को गालियां निकालना शुरू हो गया। इस तरह से करके वो मैनिपुलेट कुछ सासें करती हैं। तो आप देखिए सो मच डॉक्टर साहब, बहुत एक डिफरेंट सी बहस रही है। ठीक है, आज हमने सास बहू के हिसाब से इस टॉपिक को एलैबोरेट किया है। उन्होंने जो है ना बहू को सपोर्ट की डॉक्टर साहब ने, और मैंने सासों को सपोर्ट की है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने अपनी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, क्योंकि सासें जो होती हैं ना वो बेचारी मजलूम सी होती हैं, मासूम सी होती हैं। और मैं आपको सच बताऊं, जब वो अपने बेटे के लिए बहू ब्याह के लेकर आती हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारी ज़िंदगी जिस पौधे को आप पानी डालते हैं ना, और उसके बाद वो पौधा आपके पूरे गमले समेत उठा के आपकी सामने से अपनी आंखों से थोड़ा सा दूर ले जाए, तो आपको तकलीफ होती है कि जिसे मैं रोज़ पानी डालती थी, अब मैं उसे पानी नहीं डालूंगी, अब उसकी नशोनुमा के लिए कोई और आ गया। तो फिर, और जब उसकी फिर नशोनुमा सही ना हो, उसको सही से देखा ना जाए, बच्चे की टेक केयर ना हो, तो वहाँ पर भी सास जो है ना बहुत गुस्सा करती है कि मैं किसको ब्याह के ले आई हूँ, क्योंकि उसको दुख ये होता है कि मैंने किस औरत के हवाले अपनी औलाद को कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें जो दर गुजर करें, सास से सेक्रीफाइस करवाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जितने भी गुस्से वाली जल्लाद सास हो, पास बैठें, टाइम दे, किडल करें, हग करें, शील बी नॉर्मल। कुछ अच्छा पका के बैठ जाएं, चाय पिए उनके साथ, शील बी नॉर्मल। नॉर्मल आपने करना है, हर चीज़ का हल आपके पास है, बहुओं के पास है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। आज हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान, सदारती अवार्डी आफ्ता और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होल्डर भी, और आलमी शोहरत याफ्ता कबड्डी स्टार शफीक अहमद चिश्ती साहब। इनके अगर मैं अवार्ड्स की आपको गिनती बताऊँ ना, तो बहुत लंबी लिस्ट है, बंदा पढ़ते पढ़ते ही थक जाएगा, इतनी ज़्यादा। 2021 में यूके सीज़न के बेस्ट रेडर जो है ना, 2022 में यूके और ऑस्ट्रेलिया कबड्डी कप के बेस्ट प्लेयर, ठीक है, 2023 में यूके अवार्ड और कबड्डी कप के बेस्ट रेडर,
तो जबकि 2024 में यूके कबड्डी कप के बेस्ट प्लेयर जो है ना, ये लिस्ट अब देखें चलती जा रही है आगे और ये ख़त्म नहीं हो रही। 2009 में ये इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और क्या शानदार अपना सफ़र बनाया कि पूरी दुनिया देख रही है। और आज इनसे मुलाकात करवाते हैं, हमारे पास मौजूद है शफीक अहमद चिश्ती साहब। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कहीं जाते हैं तो, एक होते हैं रियल हीरो, रियल वाला हीरो। आपको तो कहते होंगे लोग प्यार मोहब्बत जो है जब अपनी बांटते होंगे तो आप तो बहुत खुश होते होंगे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम आज भी अपने रियल हीरो से मोहब्बत करती है। ये नहीं है कि कुछ बनावटी या वो अंदर से मोहब्बत आपको नज़र आ रही होती है, और वो जब हम अगले बंदे में देखते हैं तो हमें ज़्यादा प्राउड फील होता है और फिर ज़्यादा इससे अच्छा परफॉर्म करने को दिल करता है। आपको पुश किसने किया था फैमिली से? मुझे पुश किसी ने भी नहीं किया था। मैं एक पीर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्ती फारूकी हमारी कास्ट है। अच्छा। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर आपने सुना है, उनके औलादे गंज शक्कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे घर में कोई भी नहीं कबड्डी खेलने वाला। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं कबड्डी खेलने वाला। सारे बस पीर नमाजी परहेजी लोग थे। तो मैं बस वो उनमें से मैंने भी कोई, मेरी भी कोई ये नहीं था कि मैं खेलूँ कबड्डी लाजमी। मेरे पास एक टीचर्स थे, वो कबड्डी खेलते हुए, चारों भाई थे और चारों बड़े अच्छे प्लेयर्स थे हमारे इलाके के। तो फिर उनकी वजह से उन्होंने मुझे ये, जब आपको पता है कि स्कूलों में मैचेस होते थे, प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स गाला होते थे, तो उसमें मैं भी साथ खड़ा था। उनको ये पता था कि ये थोड़ा सा शार्प है और इसकी बॉडी थोड़ी है, खेलने वाली है, प्लेयर्स वाली। तो मैं फिर उन्होंने जब प्लेयर उनके कम हुए तो उन्होंने मुझे उसमें डाल दिया प्लेयर पूरे करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि मैं, जो मेरे से सारे सीनियर थे, उन सब से अच्छा परफॉर्म मैं कर गया। तो फिर वहाँ से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुई। कितने साल के थे आप? तकरीबन मुझे लगता है मैं तीसरी या चौथी क्लास में हूँगा। अच्छा, सेहत थी अच्छी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। फिर पैशन कैसे आया जब आपकी फैमिली, तो आपको पता है क्योंकि हाँ बिल्कुल, ये को मेरा नहीं था। हमारा एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है और मेरे वाला साहब यही चाहते थे कि मैं पढूं और पढ़ने। वाले साहब क्या करते थे? मेरे वाला साहब ये खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, खेती बाड़ी हाँ करते जी, हमारी थे। वो तो काम तो सीखा ही होगा आपने नहीं, मैंने कोई सीखा नहीं था। नहीं, वो असल में ना, हम आड़ती सुना है आपने? नहीं। आड़त होता है एक, जब आप जिन्स वगैरह खरीदते हैं, गंदम, मक्की, ऐसी चीज़ें जो खरीदते हैं ना, आड़त। हाँ, उसको आड़तिया बोलते हैं। आड़तिया। वो मेरे अब्बू लोग जो थे वो थे पहले। अच्छा। चाचू और अब्बू का वही कारोबार था। तो वो फिर मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया था, क्योंकि उसमें हिसाब किताब रखना पड़ता था। तो सबसे घर में बड़ा मैं था, सबसे बड़ी बहन थी, बड़ी बहन के बाद मैं था। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे पता थी। चाचू के बेटे भी, एक ही बेटा था, वो भी छोटा था। तो फिर उसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, लेकिन ये खेती बाड़ी का इतना ज़्यादा नहीं था पता। लेकिन बाद में देखते थे, इतना भी नहीं कि पता ही ना हो, ये भी नहीं है, पता था, लेकिन इस कदर नहीं था कि अच्छी। तो कहाँ से ताल्लुक़, कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली साहिवाल से। 87 नाइनल मेरा गांव है। और उसके बाद गांव वाले कितना प्राउड फील करते हैं अब आपके एजाज़ात पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाता हूँ अपने गांव में, जुमा, हफ्ता, इतवार, मैंने वहीं पे होना होता है। डेरा बनाया है वहाँ पे, कोई बैठक होती है, फैन से मिलते हैं? शुरू से हमारा, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे चाचा दादा से ये काम चलता आ रहा है। तो उनका फिर अब जब जैसे अब्बू लोग 4 भाई थे, फिर चारों के बच्चे आगे हुए, फिर उन्होंने सब ने अपना अपना अलग बना लिया। तो बेसिकली पहले मैं नहीं था ये सारी चीज़ें चलाता। छोटा भाई था मेरा, तो उसकी डेथ हो गई 2 साल पहले। तो वो चलाता था सारा और वाला साहब चलाते थे। वाला साहब की भी डेथ हो गई, तो फिर वो सारा मुझे जाना पड़ता है अब वहाँ पे। तो मैं फिर जुमा, हफ्ता, इतवार, बेसिकली मेरी रहाइश यहीं पे गुलबर्ग में ही है। तो यहाँ से फिर मुझे जुमा, हफ्ता, इतवार में वहाँ पे जाता हूँ और सारा टाइम जो है वहीं पे डेरे पे। फिर ये ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई, कैसे आपने सीखा ये सब कुछ और कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, कौन साथ खड़ा हुआ? कोई तो चाहिए होता है ना आपको, बिल्कुल, फील्ड भी डिफरेंट हो। इसमें मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी हुई और मेरी बहन बड़ी जो थी मुझसे, वो, क्योंकि मैं जब आना तो मैंने कहा आप ही, मैं जो ये खेलने का बाजी, मैंने ये लाजमी खेलना है तो मुझे खेलने दे। क्योंकि अब्बू मेरे मुझे मारते थे इस काम से कि ये काम बड़ा ख़तरनाक है और ये कोई आपकी टांग वगैरह टूट जाएगी और कुछ आपको चोट लग जाएगी, फिर आप हर चीज़ से फारिग हो जाएंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि आप पढ़ें और पढ़ने के बाद ये काम करें। तो बेसिकली मुझे पढ़ने का भी शौक़ था,
मैंने अब्बू से ये प्रॉमिस किया कि मैं क्या साथ साथ पढ़ूंगा भी और साथ साथ ये गेम भी करूंगा। और चूँकि मेरे वालिद साहब बिल्कुल इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, तो मैं उनसे चोरी ये ट्रेनिंग करता था। मेरी वालदा को और मेरी बहन को पता था। वो जब दूध वगैरह आता था तो वो बाकी भाइयों से अलग मेरे लिए रख लेते थे, क्योंकि आपसे ज़्यादा दूध पीना पड़ता था। वो क्योंकि ये एक एनर्जी की गेम है, इसमें ज़्यादा डाइट में आते हैं ब्रेक के बाद आते हैं डाइट पूछते हैं, क्योंकि दूध भी छुपा के पिलाया जाता था और दूध का स्टॉक भी अलग रखा जाता था। इसका मतलब है कि बकरे भी पूरे खाते होंगे। तो हम ब्रेक के बाद पूछते हैं कि क्या खाया, क्या पिया है जो आज ये एजाज़ हासिल किए हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। डाइट पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अम्मी जो है ना, वो जब दूध आता था तो दूध एक्स्ट्रा जो है वो निकाल के साइड पे रखती थी और वो पिलाती थी। तो कितना कोई दूध पी जाते थे? बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊं, हम जब मैं ट्रेनिंग में था तो मैं तकरीबन कम व बेश 2 से 3 किलो जो था वो मेरा डेली का दूध था। क्या उम्र क्या थी उस वक्त? उस वक्त मुझे लगता मेरी उम्र होगी 16, 17, 18 साल है। यस। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना इजाज़, वो भी इतना ही कोई दूध पीते थे। वो तो अभी भी पी जाते इतना दूध। वो गांव से किसी ताल्लुक रखते हैं? नहीं, गांव से नहीं, वो है तो सियालकोट से, मगर दूध वगैरह डाइट में इतनी है। सियालकोट भी एक पहलवानों का शहर ही है। गुजरांवाला और सियालकोट, ये तकरीबन इसमें पहलवान ज़्यादा और इसमें ये चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स से ज़्यादा मतलब कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा स्पोर्ट्स में है ना। हाँ, तो इसलिए अम्मी ने ऐसी ग़िज़ा दी है। यू राइट। अच्छा, फिर और खाने में क्या खिलाती थी आपको? क्या जब वो लस्सी वगैरह होती थी हमारे, मेरी वालदा जब लस्सी बनाती थी तो वो लस्सी में से मक्खन, ओरिजिनल मक्खन वो निकलता था, वो मेरे लिए रख लिए। बाकी भाइयों से ज़्यादा मेरे लिए रखा जाता था, तो ताकि वो ट्रेनिंग करता है, ग्राउंड जाता है। फिर उसके बाद घर में अगर मटन या चिकन कुछ भी आना तो वो वालदा ने मेरे लिए एक्स्ट्रा रख लेना। उसकी रीज़न यही होती थी कि बच्चे ने ट्रेनिंग करनी है। तो मेरे वाले साहब कई बार उनसे लड़ते भी थे कि आप ये इसको गलत ट्रैक पे डाल रहे हैं, तो आप ये बड़ी चोट वाली गेम है। क्योंकि वाले साहब जानते थे इस चीज़ को, खेले तो नहीं थे लेकिन ये जानते लाजमी थे कि ये कबड्डी जो है ख़ासकर ये बड़ी हार्ड गेम है और इसमें चोट लगने का 110% चांस होते हैं। तो वो फिर इसलिए मुझे कहते थे कि आप इस चीज़ को छोड़ो और बाकी चीज़ें करो। तो अच्छा, मक्खन खाते थे, देसी मक्खन वगैरह रोटी पे रख के? हाँ। कोई, अच्छा मैंने देखा है कि कोई भी इजाज़ भी क्या करते हैं, एथलीट है ना, तो वो कोई भी सालन हो उसके साथ रोटी के ऊपर अच्छा खासा मक्खन रख के खाते हैं। बस वो इसी वजह से ना मक्खन, उससे क्या मिलता है आपको? क्या उससे एनर्जी, वो देखें वही तो ताकत है असल। आप जब सारी चीज़ों को, दूध को, लस्सी को, सबको नचोड़ के, दही को नचोड़ के जो उसका मिक्सचर एंड पे निकलता है वो यही है। अच्छा, जैसे सारी गेमों के मजमूए को कबड्डी कहा जाता है। वो आप खाते हैं देसी घी, शक्कर, उसमें मेवा जाट डाल के? बिल्कुल। वो देखें, अगर वो इससे क्या होता है? इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आपके जो विटामिन होते हैं बॉडी में वो पूरे, कैल्शियम पूरा, हर चीज़ पूरी होती है। थोड़ी बहुत डाइट आप लोग की मुझे भी आ गई ना? नहीं, आपको मुझे लगता है ये जितना आपने मुझे बताया आपको सारी आती है। मैंने नई नई सीखी है और नया नया खाना भी शुरू किया है। मैं अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, फुटबॉल सीख रही है। अच्छा, सही है, खिला सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है ना? ये ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। देखो, ये हमें खिलानी चाहिए हाँ, ना? बिल्कुल। एक चीज़ है स्टीरॉयड। आजकल जो आपने देखा होगा अक्सरियत में लोग स्टीरॉयड की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं। तो ये चीज़ें फिर वो हम जैसे मतलब जो, मैं तो नहीं मतलब, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो फिर उस यूथ को ये बात समझाते हैं कि ये टीका लगा लें, ये गोली खा लें, ये कर लें, ये वो कर लें। ये नहीं सही चीज़ है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे स्पोर्ट्समैन खालिस होनी चाहिए। हाँ, और जब आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो वो आप चंद महीनों के लिए, घंटों के लिए, साल के लिए या 2 साल के लिए आप करते हैं। हाँ, ये जो आप नेचुरल डाइट है। अम्मी ने बहुत मेहनत की। पिन्नियाँ खिलाई आपको? वो जो लड्डू होते हैं बना के उस तरह से पिन्नी के, हम सही लड्डू खाए, कहते हैं मजे के होते हैं, तिल के लड्डू जिसे हम कहते हैं, पंजीरी के लड्डू, पंजीरी के लड्डू, उसके अंदर बड़ा तिल डालते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो तो अभी लास्ट टाइम तक मेरी अम्मी की 6 महीने पहले डेथ हुई है, तो वो तो लास्ट टाइम तक बनाती थी और रखती थी। उनको पता था मैंने जब टूर पे जाना होता था तो वो काफी सारे बना के मुझे दे देती थी, साथ में लेके जाओ। मेरी सास ने मुझे बना के दिए थे पैकेट में इतने सारे, मैं खाई, जितने मजे के होते हैं। वो मतलब वीक में एक मैं लाजमी खाता था।
जब भी कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ भी टूर पे जाना, वो एक लाजमी है। बहुत अच्छे। अच्छा, और दूसरा गोश्त के बारे में भी बताइए, बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, बछड़े का खाते हैं? बच्चे का होता है, बच्चा ही होता है, बच्चा, कट्टा बकरा इसमें बताइएगा। तो बकरा खा लेते हैं? बकरा और मुर्गा तो हमारी समझ लेके एक वीक ही मैंने 4 बार 5 बार खाना। एक बकरा अगर रोस्ट कर दूं पूरा खा जाएंगे अभी? नहीं, एक सवाल है। नहीं, क्यों ऐसे तो नहीं होता। नहीं, एक प्लेयर जो होता है उसकी डाइट जो होती है, ये जो पहलवानों वाला डाइट, ये एक मैं और आपको क्लियर करूं, जो कुश्ती और कबड्डी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कुश्ती होती है ये आपके इतने से हिस्से में हो जाएगी। कबड्डी जो है ये समझ लगे इसमें शार्पनेस भी चाहिए, इसमें आपको ताकतवर होना, बड़ा जिस्म होना, आपके मसल्स बड़े होने, आपकी फुर्ती, आपकी स्ट्रेंथ, आपका मतलब कि जो भी एक बॉडी की जितनी भी गेमें हैं उन सब के मजमूए में जो चीज़ होती है उसको कबड्डी होती है वो। और इसमें सारी चीज़ें आपको चाहिए, रनिंग भी चाहिए आपको, ताकतवर जिस्म भी चाहिए। तो ये आप इतने से एरिया में नहीं वो खेली जाती। इसका होता है तकरीबन 75 से 80 फुट का एक साइड पे, 75 से 80 फुट का एक साइड पे। तो ये तकरीबन मतलब 150। तो इतना बकरा खा के तो आप सुस्त हो जाएंगे। हाँ, बॉडी काम तो अगर ज़्यादा खाएंगे तो आप सुस्त हो जाएंगे। आपके इसका बॉडी के अंदर 100 kg 110 kg तक आपका वेट हो तो ये बड़ा अच्छा है। तो कितना कोई आपने फिर किलो बकरा खाना है? मुझे लगता है आज तक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खा गया होगा। थैंक यू सो मच अगेन। और हम एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, आ जाइए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम यहाँ पर बनाने लगे एक ज़बरदस्त कढ़ाई, और कढ़ाई के लिए स्पेशली जो है हमज़ा शेख को यहाँ पर हमने मदऊ किया ताकि वो आपको एक नई रेसिपी दे सके। कढ़ाई तो हम लोग अपने घर में डिफरेंटली खाते ही हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों के साथ, मगर ये वो कढ़ाई है जिसके लिए हम जब मोटरवे निकलते हैं, ख़ासतौर पे कराची में मोटरवे पे हमें रस्तों में मिलती है। ये है ट्रक अड्डा कढ़ाई। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगी कि इस रेसिपी को मिस ना कीजिएगा, इसको सेव भी कर लीजिएगा रील, और साथ में एक फ्रूट चाट भी है। वो अब हमज़ा भाई सारी चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज ट्रक अड्डा कढ़ाई और दक्कनी केले की चाट। आप ये केले की चाट खा लेंगे, आपका केलों के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी कि इतनी लजीज, इतनी सिंपल येट सो डिलिशियस। 3 केले में पहले आपके रूखे खा गई हूँ, कम कर दिए। ये जल्दी फिर बना लीजिएगा वरना सारे केले मैंने खा लिए। नहीं, बस ये देखें जी, हम शुरू करने लगे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो है अपनी आग चलाएंगे, ठीक है? और चूल्हे की आग चूल्हे की आग चलाए। अच्छा, मेरी इन बातों को ना फिजा पकड़ती है। अच्छा, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ अ कप, तकरीबन 1.25 किलो मुर्गी के लिए। अच्छा, ठीक है, हाफ अ कप 1.25 किलो मुर्गी के लिए। और हम इसके अंदर डायरेक्टली अपने चिकन को पहले, और नाज़रीन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना मैं खुद भी बहुत जल्दी हमज़ा शेख बनने वाली हूँ, इस वजह से क्योंकि मैं हमज़ा भाई की सारी चीज़ें सीखना शुरू हो गई हूँ। और मैं यहाँ से जाके घर पे पकाती भी हूँ। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ से सीखती हूँ और घर ट्राई नहीं करती, क्योंकि मुझे इनकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, और फिजा बनाती हैं और मुझे बाद में पूछती भी, तस्वीर भेजती हैं कि हमज़ा भाई ये देखें कैसा बना है। और 95% चीज जबरदस्त और सही बनी होती है। अच्छा, खाने को मुश्किल नहीं करना चाहिए। मुझे हमज़ा भाई एज ए शेफ इनकी रेसिपी इसलिए डिफरेंट लगती है क्योंकि इनकी खानों की जो रेसिपी है ना वो आसान होती है, और औरतों को वैसे ही वो देख लें, औरतों को वही चीज़ें पसंद आती हैं जो बहुत जल्दी बन जाएं, टाइम टेकिंग भी ना हो, बच्चों को टाइम दे सके, घर वालों को दे सके, बाकी अपनी ज़िंदगी भी तो है उनकी, यही नहीं कि चूल्हे पे खड़े में। तो ये रेसिपीज आपकी आसान होती है। बिल्कुल। अच्छा फिजा, हम ये जो कढ़ाई की आपको रेसिपी दे रहे हैं ये एज इट इज़ आप मटन में और बीफ में भी बना सकते हैं। उसमें आपने बस ये करना है कि आपने मटन को पहले चढ़ा लेना है प्रेशर कुकर में, और आपने उसको थोड़ा सा पानी, खड़े गरम मसाले डाल के तो आपने उसको गल जाएगा जब, तो आपने यखनी अलग कर लेनी है, सेव कर लेनी है थोड़ा सा इसको मॉइस्चर देने के लिए, और फिर आपने इस प्रोसेस को इस तरह चलाना है बीफ में और मटन में दोनों में। ये देखें। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तकरीबन जैसे ही चिकन अपना कलर बदलेगा इसके अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, लहसुन नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना एक फिजल लोगों ने वैसे ही एक बनाया हुआ है, लहसुन अदरक दो चम्मच लहसुन अदरक डाल दें।
ऐसा कुछ नहीं होता, लहसुन लहसुन होता है, अदरक अदरक होता है। हमजा भाई इनकी कहते शादी हैं- मत कराया करें हाँ, प्लीज। हमजा भाई कहते हैं कुछ चीजों में लहसुन पड़ता है, कुछ चीजों में अदरक अदरक, और जाता कुछ है। चीजों में लहसुन अदरक। हाँ बिल्कुल दिखाएं फिजा, मैं इसको एक दफा मिक्स करूं। ये देखें एकदम उसकी खुशबू तब्दील हो गई है। जी मैं भी दोबारा करूंगी। अच्छा ये कढ़ाई इतनी बेसिक है, हम बाहर जाके ये कढ़ाई खाने के लिए कितने कितने रेस्टोरेंट पे पैसे देते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको इतनी इंशाल्लाह वेरिएशंस करवाऊंगा। रेस्टोरेंट में पैसे नहीं देते, जाने के लिए पेट्रोल खर्चा करते हैं जो कि महंगा है। ये आप घर में 1000 रुपए में 6 लोगों के लिए कढ़ाई बना सकते हैं। 5 से 6 लोग जो अच्छे से, मतलब अगर एक ही चीज बन रही है तो वो खा रहे हैं। पर मैं कहता हूँ कि जब भी आप घर में चिकन की कोई चीज बनाते हैं या मीट की कोई चीज बनाते हैं तो साथ एक सब्जी जरूर बनाएं, ताकि थोड़ा सा ये एक अच्छा बैलेंस बन जाए, ठीक है। जब अच्छा, हमारी इसकी सब्जी जरूर बनाए अलग से। हाँ अलग से सब्जी बनाएं, ठीक है। और जब प्लीज सब्जियां बनाएं तो सब्जियां बनाएं, सब्जियों में गोश्त चिकन मत डालें। अच्छा। ये देखें जी, अब हम इसके अंदर ये देखें, ये तकरीबन कटे हुए 3 पाव टमाटर हैं, लंबाई में काटने हैं आपने इस तरह करके, ठीक है ना। आपने इनको गोल नहीं काटना, गोल टमाटर घुलता नहीं है, उसका छिलका भी रह जाता है। ये लंबे टमाटर जो हैं ये बिल्कुल घुल जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा टमाटर पतले और लंबे काटा कर। लंबे काटने हमेशा, गोल टमाटर का आप देखें ऐसे ही बीच में तैर रहे होते हैं। हाँ, इतना बड़ा बड़ा छिलका उसका अलग। ओके, लंबे काटने चाहिए। देखेंगे फिजा की प्रैक्टिस के साथ आप लोग फिजा को देख रहे हैं कढ़ाई बनाते हुए और साथ फिजा सीख रही हैं। हैंड्स ऑन कुकिंग क्लास हो रही है आज, हैंड्स ऑन कुकिंग क्लास। जबरदस्त। अच्छा इतने साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं आप कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, ये अब हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें साथ ही डालेंगे मसाले ताकि वो टोस्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है। लाल मिर्च तकरीबन, तेज मिर्चें कम हाँ मिर्चें थोड़ा सा फिजा, स्पाइसी सा है मजे ना? सा। कढ़ाइयाँ स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। सादी सादी खाने नहीं मुझे पसंद है। हल्दी अच्छा हल्दी डाल दी है इसमें? बिल्कुल, ये देखें। फिर लोग क्यों कहते हैं हल्दी डालने से जो है ना वो सालन बन जाता है, कढ़ाई खत्म हो जाती है? नहीं, आपके सामने ही कढ़ाई ही रहेगी। अच्छा। ये आ गया हमारा कुटा हुआ धनिया, जीरा और नमक, बस। अच्छा। कुछ हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे इसमें। और जीरा भी हमारा भुना कुटा हुआ जीरा है। अच्छा भूनने के बाद इसको कुटा जीरा, क्यों उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है ना? हाँ जी, ये जरा बता दें आप। बिल्कुल। नमक भी भूनने हम का डाल फायदा देते क्या होता है इसका? हैं। नमक और काली मिर्च, और एक हमने स्पेशल भूनने से ये होएगा कि इसकी महक खत्म हो जाएगी, चिकन अपना मॉइस्चर छोड़ेगा। और ये देखें हमने एक स्पेशल मसाला बनाया है जो हम टुवर्ड्स दी एंड इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं देखता हूँ ये उसके अंदर जो है हमारे पास है जीरा, काला जीरा, सूखा धनिया 1 चम्मच, काला जीरा आधा चम्मच, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। ये हम दम के टाइम पे डालेंगे फिजा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉर्मली आप हमेशा थोड़ा दही छोड़ देगा। एग्जैक्टली, ये इसको हमने ना, क्योंकि वो नहीं तो वो हम कहते हैं ना फुटफुटियां, वो नहीं बनने देनी। थोड़ा दही छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, और डालने दही आपने? ये हाँ थोड़ा नहीं, इसमें नहीं, पर हमें भी जो है ना किसी और चीज में चाहिए? हाँ जी। अच्छा मतलब आपने कहना है खबरदार फिजा। नहीं खबरदार नहीं, बट जनरली हमें आगे चाहिए होगा। असल में खुला दही लाते हैं और इतना अच्छा पता नहीं किस दुकान से लेकर आते हैं हमजा भाई, मुझे इनका दही बहुत मैं आपको पसंद बता दूंगा। इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, ओके। ठीक है। और आप देखिएगा कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारी कढ़ाई रेडी होने की तरफ आ जाएगी। फिर जब तक हम इसको एक हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए हम इसको दम देते हैं, ठीक फ्राई हो गई है ये? हाँ जी, कि चिकन गल जाए, ठीक है। तो हम तब तक क्या करते हैं, नमक डाल दिया आपने? नमक हम एंड पे डालेंगे। क्यों? सीजन, क्योंकि नमक हमारे सब इधर है नहीं। वाह, मैंने कहा कोई इसकी भी नमक पीछे। अभी हम ले आएंगे और इसको डालेंगे। और बल्कि नमक हमें तो चाहिए। आप नमक मंगवाइए, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, नमक की ब्रेक है। वेलकम बैक। और ये देखें जबरदस्त कढ़ाई यहाँ पर इस पोजीशन में आ गई है। अब क्या क्या डालेंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, ठीक है। और इसको इसके बाद अब हमने थोड़ा सा भूनेंगे, जिस तरह फिजा भून रही हैं आपने इसकी थोड़ी भुनाई। हाँ जी, कैसे करें? आपने ये देखें, आपने इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी, ठीक है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा ना, देखिए मसाला आ गया है, अब आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। अच्छा
और आपने साथ मसाला लगने नहीं देना, आपने हाथ अपना चलाते रहना है। अच्छा ठीक है, ये चिकन देखें आपका अच्छा सा गल गया है। ये विद इन दी ब्रेक आप देखें 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा माशाल्लाह चिकन कितना अच्छा गल गया है। और ठीक है ना, जो लंबे टमाटर आपने काटे ना वो उससे गुल गए हैं, देखें खत्म हो गए हैं। कोई एक आधा होता है बीच में ढीठ टमाटर, नहीं तो ज्यादातर चले जाते हैं। और बल्कि ये निवाले में अच्छे लगते हैं, ग्रेवी ग्रेवी। अच्छा फिजा, इसकी अब हम ना आग करेंगे हल्की, ये देखें ये देखें। अच्छा ये देखें, अब हम इसकी करेंगे आग हल्की और इसमें डालेंगे हम अपना स्पेशल मसाला जो हमने एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, थोड़ा सा 1 टीस्पून काला जीरा और 7 सूखा धनिया लिया है। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी लंबी अदरक। काला जीरा क्या करेगा इसके काला जीरा खुशबू देगा, बहुत ही लजीज किस्म की। अच्छा ठीक है, ये देखें साथ कुछ लेमन के स्लाइसेस। अच्छा, कुछ और पुदीना। ये भी देख लें आप, ये ऑयल नहीं है जो चिकन ने पानी छोड़ा था ना, ये टमाटर ने पानी छोड़ा है थोड़ा सा, वो है जिसमें चिकन गल गया है। हाँ, हाँ, और हाँ। ये भी खुश्क नहीं, करना है या थोड़ा इसको ऑयल रखना भी, है? नहीं, ये ऑयल आपको पता है कढ़ाइयों में ऑयल होता है। कढ़ाई नहीं, कढ़ाई के वो ऑयल के अलावा जो नीचे थोड़ा पानी पानी है हल्का सा, नहीं, ये ऊपर ऑयल ही आया हुआ है। ये देखें, ये दरअसल अच्छा ऑयल है। हाँ ठीक हाँ, है, ये देखें इतना रखना है हमने, है ना। ये देखें, अब इसी टाइम पे ये हमने इसके अंदर खूब ज्यादा धनिये से ना फ्रेशनेस आती है वाह। दम पे जाने से पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है कसूरी मेथी। क्या शक्ल लग रही है हमजा भाई, ठीक है, जबरदस्त। इसको थैंक यू सो मच फिजा, आप अप्रिशिएट करती हैं और ये आपका हाथ साथ लगता है तो इसका मजा और जायका दुबाला हो जाता है। अब हम इसको बहुत बिल्कुल हल्की आग पे हम इसको दम पे रख देंगे। उसमें हमने जितने एरोमेटिक्स डाले हैं ये इन्फ्यूज हो जाएंगे और इसको हम इधर नमक भी डाल दिया आपने? हाँ, नमक भी डाल दिए। अच्छा, अब उसको ढक्कन ढाक के उसकी स्टीम के अंदर इन्फ्यूज करने उनके मसालों को, और स्पाइस की खुशबू भी अच्छी आ जाएगी, जैसे कहते हैं ना किचन में खुशबू आ गई। अब चाट हमारी केले की चाट Okay. आने लगी है। देखें जी, बेहतरीन किस्म की। ये किन लोगों के लिए है और कौन कौन खा सकता है इसको? ये हर कोई खा सकता है, शुगर मैं का भी पेशेंट खाऊंगा। भी शुगर खा का सकते हैं? पेशेंट अच्छा। शुगर का पेशेंट भी खाए पर कम खाए। अच्छा ठीक है ना, मैं भी खाऊंगा, आई एम डायबिटिक पर मैं कम खाऊंगा। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू। ओके, ठीक है, कितने नींबू डालने, कितने 3 केले? से 4 जितना आपको खटास पसंद हो। ठीक ये है। तकरीबन हमारे 14-15 केले हैं। तो आज हमारे नींबू में रस क्यों कम है भाई? हाँ ओके, नींबू से शायद फिजा टेस्ट आना है ना, इसका। जब हम चाट वगैरह कुछ कर रही होती है ना, हाँ। फिजा हमारा फूड इंस्पेक्टर होती हैं। वो बीच में जो कोई चीज कोई नींबू का बीज आ जाए तो चला निकालना जाए, है। कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए। Okay. अच्छा, नॉर्मली हम कभी काली मिर्च के साथ केले नहीं खाते, पर इसमें ताजी कुटी हुई काली मिर्च जाती है, चीनी जाती है, उससे एक इतनी मजे की लेस बनती है। ताजी कुटी हुई काली मिर्च क्या होती है? काली मिर्च को ताजा तोड़ो और नहीं। फिर क्या? देखिए, काली मिर्च आपको पता है जब दरख्त पे लगती है तो हरे रंग की होती है। हरे रंग की, हाँ। तो उसके बाद वो रेड होती है, फिर वो ब्लैक होती है। हाँ। तो बाहर के ममालिक में तो डिफरेंट कलर्स पे और डिफरेंट एज पे काली मिर्च को इस्तेमाल किया जाता है। देख लें अभी जैसे और जब काली मिर्च का आप छिलका, सॉरी मैं आपको, काली मिर्च का छिलका जब आप उतार दो तो वो सफेद मिर्च बन जाती है, जो तब उसका वो व्हाइट पेपर हो जाती है। बिल्कुल व्हाइट पेपर हो जाता है। अभी हमजा भाई मुझे चीजें बता रहे थे कि आप यूके जाती हैं तो आपने ये चीजें खानी है। अब वो मुझे कह रहे थे कि आपने वो पिंक तरबूज खाना आपने है। येलो वाटरमेलन Yellow साथ गोल्डन कीवी और पिंक पाइनएप्पल। हाँ ये देखें, इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मील रिप्लेसमेंट के तौर पे भी चाट बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, कि तबीयत खराब है आपकी या आप कुछ हैवी नहीं खाना चाह रहे, हाँ। तो तब भी आप ये ले सकते हो। चीनी? जी, अच्छा चीनी थोड़ी सी है। हम शक्कर नहीं डाल सकते इसमें? डाल सकते शक्कर उससे जरा रंग ब्राउन हो जाएगा, पर चीनी का देखें कभी कभी फिर मजा थोड़ी आता बहुत, है। हाँ। देखिए, शक्कर भी वही है, ये सिर्फ ब्लीच्ड होती है और वो ब्लीच्ड नहीं होती और थोड़ी ज्यादा ऑर्गेनिक होती है, कैलोरीज एक जितनी ही है। अच्छा, तो डाल लें चीनी फिर है। ये जो चीनी और नींबू से जो एक लेस सी बनती है ना, ये वो इसमें बड़ा बेहतरीन जायका नमक भी देती है। डालेंगे? एग्जैक्टली, नमक इसके टेस्ट को एलिवेट कर। वाह, अच्छा खुल के सही हस्बे जायका नमक डाला है आपने। और इसमें
पुदीना, वाह अमेजिंग। ये चम्मच तो नहीं चाहिए आपको? ये हाँ, इसको हम इसी से मिक्स करेंगे। फिजा मिक्स करेंगी, फिजा को भी मजा आता है। हाँ, मुझे काम करने में आपके साथ मजा आता है। अच्छा, ये देखें, इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना या ऐसे ही? ये देखें, ये इसको, ये देखें, इसको आप ठंडा करके खाएं, आप ऐसे खाएं, आप इतनी रिफ्रेशिंग है ये। पर ये कि ये पेरिशेबल है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप 2-4 घंटे के अंदर इसको खत्म, देखें, चेक करें। देखिए नमक, काली मिर्च या कुछ और खटास आ रही है या नींबू इसके अंदर ज्यादा जाएगा, हमारे पास लेमन है, हम डाल लेते हैं। अच्छा, चीनी और जाएगी? नहीं, बहुत मजे है, ठीक है ना, बैलेंस है। बहुत मजे किया, बहुत मजे किया। मुझे नींबू, चीनी, काली मिर्चों का टेस्ट आया ना, अमेजिंग। और पुदीना देखें, ये आप एक ये आम से केले हैं और वही घर वाली चीजें हैं, पर आप देखें कि हमने इसको कितना इंटरेस्टिंग कर दिया है। इट इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। और आप जब भी ये बनाएं, आप छोटे साइज के केले लें, आपने बहुत बड़े बड़े फाइबरस बनानास नहीं ले लें, और इससे बहुत ही अच्छा आपका ये होएगा। और साथ साथ ही मैं अपनी, बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, कढ़ाई भी हमारी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, केले बालों के लिए इतने अच्छे हैं, बच्चों के बालों के लिए, स्किन के लिए, हाइट के लिए, ग्रोथ के लिए। पोटेशियम है इसके अंदर, आप देखें पोटेशियम है, और आपके गट के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता उनको ये खिलाएं, केले से लंबे होते हैं। बेहतरीन। देखिए पोटेशियम होगा तो कैल्शियम अब्सॉर्ब होएगा, नहीं तो आप कैल्शियम पीते रहें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मजा आ रहा है आपको? एक ब्रेक लेते हैं, केले आपके पास होंगे, अभी बनाएं, बहुत डाला। वेलकम बैक। और देखें, अकेले केले की चाट, सिंपल, वरना हम चाट तो उससे कहते हैं ना जिसमें बहुत सारे फल एक साथ डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं चाट बनी है। और अकेले केले की इतनी टेस्टफुल चाट, भाई इसके फायदे भी बताइए आप हमें। केला इटसेल्फ देखें, इट्स अ सुपर फ्रूट, ठीक है, मील रिप्लेसमेंट है, प्री वर्कआउट बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और दूसरे विटामिन सारे अब्जॉर्ब हों, तो पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। और केला इज़ बनाना नेचुरली, इट्स पोटेशियम रिच, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ये एनर्जी देता है। अगर आपकी शुगर लो हो रही हो, इट्स लिटिल हाई इन शुगर, बट इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी देखें शुगर फ्री डिज़र्ट्स और चीज़ें, उसमें मिठास केले से ली जाती है, ठीक है। और ये जो लोग कहते हैं ना आप डायबिटिक हो तो आप केले को हाथ ना लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप केला खाओ, पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6-6, 8-8 केले खा जाओ। एक केला या 2 केले अगर आपने खा लिए तो आप ब्रेक दो। और आपको हर बॉडी को पता होता है उसकी शुगर किस चीज पे एस्केलेट करती है, ठीक है ना। जब आपको डायबिटीज होती है उसके 1-8 साल के अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये बड़ी बेहतरीन वो है, और फिर ये गट के लिए बहुत अच्छा है। और देखें जो हमने चाट बनाई है, मैं आपको उसकी छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, बड़ी प्यारी है। क्या? ये मेरा एक दोस्त था स्कूल में, मूसा, उसकी नानी अम्मा हमें ये चाट बना के खिलाती थी, और वो हैदराबाद की थी। तो वो बताती थी कि जब वो लोग छोटे थे इन 60s एंड 50s उस जमाने में, तो उनके स्कूल के बाहर ये एक उस पे बंदा बना के ये चाट पत्तों में डाल के बेचता था। पत्तों में? हाँ, तो कहती हूँ उसको मैंने बनाते हुए देखा, और वो तब से बना रही थी। हाँ। और जब मैं क्लास 6, 7, 8 में था, तब से हम ये उनसे हमने सीखी, और तब से हम बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो इसकी ये एक थोड़ी सी इसकी मैंने कहा स्टोरी भी आपको बता दूं। इसका हमने दक्कनी चाट क्यों रखा है, केले की दक्कन की चाट, तो वो इसीलिए इसका हमने ये नाम रखा है। और मैंने कहा क्यों ना मैं वो चीजें बताऊं जिनकी लेगेसी है, मतलब जो बकायदा देखे ना कितनी मजे की 5 चीजों से बनी है। हाँ, पर कितना फुल हो गई हूं मैं, ऐसे जैसे मैंने बहुत कुछ खा लिया। देखिए इसमें पुदीना है, पुदीना क्या करेगा जाके अंदर आपके, फीलिंग फुल मैं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी रिच है थोड़ी सी। अच्छा। पर हाँ, कैलोरीज केले के अंदर होती हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चीनी है, नींबू है, नमक है। आपके ये अगर आप थके हुए हैं और आपको थकावट हो रही है और आपका सालन, रोटी और चावल खाने को दिल नहीं कर रहा, आप 2-4 केले काटें, ऊपर नमक, काली मिर्च डालें, चीनी नहीं डालनी, शक्कर डाल लें। हमने ऑन एयर की वजह से जरा चीनी डाल दी, बच्चों को खिला रहे हैं, चीनी डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मगर जैसे अब थोड़ी सी बच गई है, ठीक है, अब मेरी क्योंकि नियत है कि मैं ये खाऊं, मगर मेरे ना बिल्कुल यहाँ तक फुल हो गया जैसे, तो क्या केला आपको बताता है कि यू आर टोटली नहीं, यू कैन नॉट हैव? देखिए वो होता है ना कि कभी हम
हो सकता है इससे पहले कुछ आपने लंच में खाया हो तो केले थोड़ी खा आपने- रही थी ना हाँ 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 आपके तो वो किचन में ऐसा केले। कुछ नहीं, बट ये कि आप केले खा सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बड़े हो आप या आप छोटे हो, बनानाज आर अमेजिंग और सोर्स। शुगर के पेशेंट्स के लिए बताइएगा, क्योंकि देखिए, आप कह रहे थे मैं- आपको भी शुगर है, किस तरह से मैं फिर केले का डायबिटिक इस्तेमाल हूँ, मैं करते हैं? टाइप 1 डायबिटिक हूँ और मैं बड़े सालों 9 साल हो गए मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुए हुए। अच्छा। सिम्टम्स में देखूं तो उसके भी 4 साल 20 साल की उम्र से आ रहे थे मुझे। ओह। ठीक है, अब देखिए मैं अगर केला खाऊंगा ना, मैं 1 2 3 केले खा लूंगा, फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अपनी जिंदगी में से अपनी चीजें निकाल बाहर नहीं करनी। आप खाएं, रोज मत खाएं, हफ्ते में 2 दिन केला खा लें, 2 दिन अमरूद खा लें, 1 दिन सेब खा लें। तो शुगर के पेशेंट को कोई इतना खतरा नहीं है, कुछ नहीं कहता, मतलब यू कैन हैव इट। इट डिपेंड्स कि आपकी किस टाइप की डायबिटीज है। आप टाइप 1 है, टाइप 2 है, हाइपर है, या आपकी 40 के बाद जो डायबिटीज होती है नॉर्मली वो इजियर टू हैंडल होती है। हाँ, वो लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वो रिवर्स भी हो जाती है टाइप 2। पर जो टाइप 1 है ना, उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है, उसके लिए हम इंसुलिन लेते हैं। मुझे मेरे अक्सर दोस्त रेकमेंड करते हैं अपना वेट लूज करो, ऐसे करो वैसे करो, पर हमारे लिए वेट लूज करना एट टाइम्स इजी नहीं होता, क्योंकि दिन में 2 से 3 दफा अगर इंसुलिन इंजेक्ट हो रही है तो फिर आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर काम, हार्ड वर्क और वेट लॉस जो है ना, वो सब साथ इकट्ठे एक अजीब सा एमेलगमेशन बन जाता है। तो ये सारा सिलसिला है। किसी दिन करेंगे डायबिटीज पे भी शो। ज़बरदस्त। हमने यहाँ पर ट्रक अड्डा कढ़ाई बनाई है, फिर ये केला चाट, और हमने हेल्थ को भी डिस्कस किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।